मैं डॉक्टर शालिनी मूलचंदानी, सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष हिंदी, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज हम एमए पूर्वार्ध के द्वितीय प्रश्न पत्र साहित्य शास्त्र, उसमें भी भारतीय काव्य शास्त्र पर हम चर्चा करेंगे और रस के साधारणीकरण के बारे में बात करेंगे। रस निष्पत्ति के प्रसंग में साधारणीकरण शब्द अपना विशेष महत्व रखता है। साधारणीकृत का अर्थ है किसी वस्तु विशेष को सार्वजनीन वस्तु बनाना। जो वस्तु असाधारण है, विशिष्ट है, उसे साधारण, सर्वमान्य या सार्वजनीन बनाने की क्रिया को साधारणीकरण कहते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में काव्य के पठन द्वारा पाठक या श्रोता के भाव का सामान्य भूमि पर पहुंच जाना साधारणीकरण है। जब भट्ट, लोलट और शंकुक ने भरत सूत्र की व्याख्या अपनी दृष्टि से प्रस्तुत की तो उनकी व्याख्याओं पर एक यह आक्षेप भी किया गया कि सहृदय दूसरों के, नायक या मूल पात्र, रामादि के या नट नटी के भावों से रसास्वाद किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उनमें उन नायक, मूल पात्र या नट नटी के प्रति प्राय किसी न किसी प्रकार का पूर्व आग्रह, श्रद्धा, भक्ति, प्रीति, घृणा आदि का भाव रहता है। इसी समस्या के समाधान के लिए सर्वप्रथम भट्ट नायक ने साधारणीकरण सिद्धांत दिया। फिर अभिनवगुप्त, धनंजय, विश्वनाथ और जगन्नाथ ने इस तत्व पर विचार किया। वर्तमान युग के कतिपय आचार्यों, जिनमें बाबू गुलाब राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र की व्याख्याएं महत्व रखती हैं। भट्ट नायक ने 3 व्यापारों के माध्यम से साधारणीकरण माना है। भट्ट नायक का कथन है कि काव्य या नाटक में शब्दों के पहले व्यापार, अभिधा व्यापार के उपरांत शब्दों के दूसरे व्यापार, भाव तत्व व्यापार के द्वारा विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का साधारणीकरण हो जाता है। परिणाम स्वरूप सामाजिक के अपने समस्त मोह, संकट आदि से जन्मे अज्ञान का निवारण हो जाता है तथा उसके द्वारा रस भाव्यमान होता है, अर्थात शब्द के तीसरे भोग नामक व्यापार की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। दूसरे आचार्य अभिनवगुप्त ने अपने ग्रंथ अभिनव भारती में भट्ट नायक के सिद्धांत का उल्लेख किया है, जिसमें यह भी निर्दिष्ट है कि साधारणीकरण किसका होता है तथा रसास्वादन में यह किस स्थिति में रहकर सहायक बनता है। अतः अभिनवगुप्त के कथनानुसार साधारणीकरण द्वारा कवि निर्मित पात्र व्यक्ति विशेष न रहकर सामान्य प्राणी मात्र बन जाते हैं, अर्थात वे किसी देश एवं काल की सीमा में बद्ध न रहकर सार्वदेशिक एवं सार्वकालिक बन जाते हैं और उनके इस स्थिति में उपस्थित हो जाने पर सहृदय भी अपने पूर्वाग्रहों से विमुक्त हो जाता है। तीसरे आचार्य धनंजय अथवा धनंजय और धनिक ने साधारणीकरण तत्व पर प्रकारांतर से प्रकाश डाला। प्रकारांतर से इसलिए कि उन्होंने साधारणीकरण शब्द का प्रयोग न कर परित्यक्त विशेष का प्रयोग किया है। उनकी मान्यता का अभिप्राय यह है कि काव्य पठन अथवा नाटक दर्शन के समय सामाजिक के सम्मुख ऐतिहासिक व्यक्ति के स्थान पर कवि निर्मित पात्र ही रहते हैं। जैसे काव्य में वर्णित राम आदि वास्तविक राम न होकर धीरोदात्त आदि नायकों की अवस्थाओं के प्रतिपादक होते हैं। इनके प्रति सामाजिक का पूर्व संस्कारवश किसी भी प्रकार का विशिष्ट भाव, पूज्य बुद्धि आदि भाव लुप्त हो जाता है। इस दृष्टि से अब उसे रस प्राप्त करने में बाधा नहीं रहती, लेकिन यह इतिहास अथवा पुराण के किसी व्यक्ति विशेष पर घटित नहीं हो सकती। चौथे आचार्य विश्वनाथ हैं। आचार्य विश्वनाथ ने सबसे पहले साधारणीकरण की आवश्यकता का प्रश्न उठाया। उनके अनुसार विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के व्यापार का नाम साधारणीकरण है। इसी प्रभाव से सामाजिकों के रति आदि भावों का उद्बोध होता है। विभावादि का व्यापार शब्द का अर्थ है समस्त क्रियाकलाप का सम्मिलित रूप। इसी प्रभाव के ही परिणाम स्वरूप सहृदय नायक,
मूल पात्र रामादि आदि से समान भाव प्राप्त कर लेता है, अर्थात वह भी अपने आप को वैसा ही समझने लगता है, और यही स्थिति रसास्वाद की भूमिका है। पांचवें आचार्य जगन्नाथ ने अब नवे आचार्यों के नाम से एक मत उद्धृत किया, जिसके अनुसार काव्य या नाटक को पढ़ते अथवा देखते समय सामाजिक में सहृदयता के कारण एक विशेष भावना उत्पन्न होती है, जो कि वस्तुतः एक दोष है, जिसके प्रभाव स्वरूप सामाजिक की आत्मा कल्पित दुष्यंत तत्व से आच्छादित हो जाती है, और तभी उसमें साक्षी भाष्य, शकुंतला आदि के विषय में अनिर्वचनीय रति आदि चित्तवृत्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, और इन्हीं रति आदि भावों का नाम ही रस है। यह दोष ऐसा है जैसा कि सीपी के टुकड़े को देखकर चांदी के टुकड़े का भ्रम होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल विश्वनाथ के उपरांत जगन्नाथ ने नवे आचार्यों के नाम से एक मत उद्धृत किया, जिसके अनुसार काव्य या नाटक को पढ़ते अथवा देखते समय सामाजिक में सहृदयता के कारण एक विशेष भावना उत्पन्न होती है, जो कि वस्तुतः एक दोष है, जिसके प्रभाव स्वरूप सामाजिक की आत्मा कल्पित दुष्यंत तत्व से आच्छादित हो जाती है, और तभी उसमें साक्षी भाष्य, शकुंतला आदि के विषय में अनिर्वचनीय रति आदि चित्तवृत्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, और इन्हीं रति आदि भावों का नाम ही रस है। यह दोष ऐसा है कि सीपी के टुकड़े को देखकर चांदी के टुकड़े का भ्रम होता है। डॉक्टर नगेंद्र ने मूलतः आचार्य शुक्ल की उक्त अंतिम धारणा रसात्मकता की माध्यम कोटि को लक्ष्य में रखकर साधारणीकरण के प्रसंग में अपनी यह मान्यता प्रस्तुत की। साधारणीकरण न तो आश्रय का होता है न आलंबन का होता है, अपितु यह कवि की अनुभूति का होता है, और इसके परिणाम स्वरूप उनके कथनानुसार माइकल मधुसूदन दत्त रचित मेघनाद वध जैसे ग्रंथों में आश्रय रूप रावण द्वारा राम की भर्त्सना के समय हमारी रसानुभूति में कोई बाधा नहीं आती। उपर्युक्त विवेचन का निष्कर्ष यह है कि जिसे हम आलंबन कहते हैं वह वास्तव में कवि की अपनी अनुभूति का संबंध रूप है। उसके साधारणीकरण का अर्थ है कवि की अनुभूति का साधारणीकरण। दूसरा, कवि वही होता है जो अपनी अनुभूति का साधारणीकरण कर सकता है। अपनी अनुभूति को व्यक्त कर लेना एक अलग बात है, इसका साधारणीकरण कर लेना अलग बात। भट्टनायक साधारणीकरण के बारे में कहते हैं कि विभावा आदि का साधारणीकरण होता है। अभिनव गुप्त सहृदय का साधारणीकरण होता है, ऐसा कहते हैं। विश्वनाथ के अनुसार विभावा आदि का अपने पराय आश्रय और सहृदय की भावना से मुक्त होना साधारणीकरण है। आचार्य शुक्ल आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है, ऐसा कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलंबनत्व धर्म का ही साधारणीकरण होता है। बाबू श्याम सुंदर दास कहते हैं कि सहृदय के चित्त का साधारणीकरण होता है। डॉक्टर नगेंद्र कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में भट्टनायक से लेकर डॉक्टर नगेंद्र तक साधारणीकरण के स्वरूप प्रतिपादन से स्पष्ट है कि असाधारण या विशेष का साधारण रूप ग्रहण कर लेना साधारणीकरण कहलाता है। परिणाम स्वरूप सहृदय अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त हो जाता है और साधारणीकरण रसास्वाद के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है। धन्यवाद मित्रों।